विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय कुमार यादव, आचार्य ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज से। आज मैं दसम के वाणिज्य के भैयाओं के लिए प्रतिदर्श प्रश्न पत्र लेकर के आया हूं। आपके सामने प्रश्न पत्र में आप देखेंगे सबसे पहले समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट। जो आपको ये 15 मिनट अतिरिक्त दिया गया है ये क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन पेपर को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको टिक लगा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में क्वेश्चन पेपर हल करते समय वो काम आती हैं। उसके बाद जो सबसे पहला आपका प्रश्न आता है, सही विकल्प चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये आपके 5 प्रश्न आते हैं। इनके ऊपर ज़्यादा समय आपको नहीं देना है कि कम से कम समय में ये हमारे प्रश्न हल हो जाएं। तो आप देखेंगे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खाता बैंक में खोला जाता है। तो यहाँ हम लोग बैंक में खाता खोल रहे हैं, तो आपको मालूम होगा बैंक में हम लोग बचत खाता, चालू खाता, स्थायी जमा खाता, इस प्रकार के खाते खोलते हैं। तो 4 ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ रहा होगा चालू खाता। ठीक। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस तिथि को हुआ। तो प्रश्न में आपको कई ऑप्शन दिख रहे हैं। तो 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पी का, आय का वह भाग जो उत्पाद में लगाया जाए उसे कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, आय, निसंचय, बचत या तीनों कथन सत्य है। तो यहां पूछा गया है आय का वह भाग जो उत्पाद में लगाया जाए, यानी उत्पादन में लगाया जाए। तो आय का वह भाग जिसको हम बचा के रखते हैं उसी को हम उत्पादन में लगा सकते हैं। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बचत सही है। व्यापारिक व्यय लिखे जाते हैं। व्यापारिक व्यय सबसे पहले हम जान लें ये किस प्रकार का व्यय है, क्योंकि हमारे दो प्रकार के व्यय होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। तो व्यापारिक व्यय हमारा जो है अप्रत्यक्ष व्यय है, और अप्रत्यक्ष व्यय होने के कारण यह लाभ हानि खाते में आता है। ठीक। 5th नंबर आपका है, देसी बैंकर हैं। देसी बैंकर यानी बहुत पुराने समय से जो हमारे देश में कार्य कर रहे हैं, जिनमें महाजन, साहूकार, सेठ ये सब आते हैं। तो आप इसमें से देख सकते हैं महाजन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका देसी बैंकर के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 5 भागों में आपका बटा हुआ है, जो कि एक नंबर का आपको दिखाई पड़ रहा है। पहला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, दफ्तर का किराया किस खाते में लिखा जाता है। दफ्तर में ऑफिस का किराया, हम ऑफिस का किराया दे रहे हैं, तो ये ऑफिस का किराया हमारा अप्रत्यक्ष व्यय होता है, और अप्रत्यक्ष व्यय होने के कारण यह लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में हम लोग दिखाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उपभोग करने से वस्तुओं की उपयोगिता में कमी होती है कि वृद्धि होती है। जब हम किसी वस्तु की या वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो उपयोग करने से उसकी जो उपयोगिता होती है वो बढ़ती है, क्योंकि वस्तु को रखे रखे वो खराब हो सकती है, इसलिए वस्तुओं का उपयोग करने से उसकी उपयोगिता में वृद्धि होती है। प्रतिज्ञा पत्र के कितने पक्ष होते हैं। तो प्रतिज्ञा पत्र के केवल 2 पक्ष होते हैं, एक आपका लेखक होता है और दूसरा प्राप्तकर्ता होता है। और सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है आपका, 1 रुपए का नोट किसके द्वारा निर्गमित किया जाता है। तो 1 रुपए का नोट भारत सरकार के द्वारा निर्गमित किया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। और जो ये आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन, इसको बहुत बड़ा नहीं लिखना है। आपको कोशिश करना है कि ये क्वेश्चन आपका कम से कम 3 लाइन के अंदर ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाए, क्योंकि ज्यादा आप समय लेंगे लिखने में तो अन्य जो बड़े क्वेश्चन हैं उनका समय जो है कि कम हो जाएगा। तीसरे का प्रश्न देखिए, निसंचय क्या है। निसंचय एक सब होता है संचय, संचय में होता है इकट्ठा करना, ये उसका बिल्कुल विपरीत है निसंचय। निसंचय का हो गया कि निसंचय हुआ
निसंचय ये हो गया कि निसंचय हमने धन तो रखा है लेकिन उसको किसी कार्य में नहीं लगाया है, किसी उत्पादन कार्य में नहीं लगाया है। जैसे हमारे पास धन तो है लेकिन हमने उसको क्या किया, गाड़ के कहीं रख दिया, अलमारी में कहीं रख दिया है, या उसका सोना या जेवरात बना करके रख लिया, तो ये आपका निसंचय कहलाता है। आर्थिक चिट्ठा क्यों बनाया जाता है? ठीक, तो प्रत्येक व्यापारी एक निश्चित तिथि को यह जानना चाहता है कि उसकी व्यवसाय की क्या स्थिति है, व्यवसाय में उसके रोकड़ कितने हैं, बैंक कितने हैं, लेनदार कितने हैं, देनदार कितने हैं, संपत्तियां कितनी हैं, और साथ ही साथ पूंजी कितनी है। यह जानने के लिए व्यापारी आर्थिक चिट्ठा एक निश्चित तिथि को बनाता है। रिजर्व बैंक के दो प्रमुख कार्य बताना है। रिजर्व बैंक, सही भैयाओं को मालूम है, रिजर्व बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है। तो सबसे बड़ा बैंक होने के कारण केवल यहां दो कार्य बताना है। तो पहला कार्य यह है कि यह पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है, और दूसरा कार्य यह है कि यह बैंकों का बैंक है। जितने भी आपके बैंक हैं, तो उन बैंकों के लिए जो भी नियम या कानून बनाता है वो रिजर्व बैंक के द्वारा बनाया जाता है। नस्तीकरण के लाभ बताइए। नस्तीकरण को इंग्लिश में हम लोग फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग का मतलब यह हो गया कि पत्रों को सुरक्षित रखना, हम पत्रों को भविष्य के लिए कैसे सुरक्षित रखें, वो नस्तीकरण के अंतर्गत आता है हमारा। ठीक, फुटकर व्यापार के दो गुण बताइए। फुटकर व्यापार के दो गुण। फुटकर व्यापार जो कि थोक व्यापारियों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीद करके उपभोक्ताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे फुटकर व्यापार कहते हैं। यानी फुटकर व्यापार के दो गुण हो गए। पहला हो गया कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय करता है, और दूसरा हो गया कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुओं को उपभोक्ताओं को बेचता है। इसमें आप और भी लिख सकते हैं, ये चयन की सुविधा देते हैं और ये उधार की सुविधा भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आपका विनिमय विपत्र का अर्थ बताइए। विनिमय विपत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज ये आपका एक विनिमय साध्य विलेख है, जो कि विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत इसको बनाया जाता है, और ये उधार माल के संबंध में लिखा जाता है विक्रेता द्वारा क्रेता को, और क्रेता इसको स्वीकार करके विक्रेता को वापस दे देता है, जिसे हम लोग विनिमय विपत्र कहते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का है, ये 4 नंबर का है। राम ने रहीम को 1 जनवरी 2016 को रुपए 2000 का माल बेचा और 2 माह का एक विपत्र लिखा, जिसे रहीम ने स्वीकार कर राम को वापस कर दिया और देय तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया। दोनों की पुस्तकों में जंडल के लेखे आपको करना है। इसमें सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि क्रेता कौन है, विक्रेता कौन है। तो विक्रेता की पुस्तक हम लोग पहले बनाते हैं, जो सेलर होते हैं, और परचेजर की पुस्तक हम लोग बाद में बनाते हैं। विक्रेता जो माल को बेचेगा, तो आप देख सकते हैं राम ने रहीम को, यानी राम ने रहीम को माल बेचा है, ठीक है। तो राम की पुस्तक सबसे पहले बनेगी। 2000 रुपए का माल बेचा हुआ है, किसको बेचा है, रहीम को। तो रहीम अकाउंट डेबिट, रहीम से अकाउंट डेबिट टू हम लोग सेल्स अकाउंट लिखेंगे। और इसी प्रकार से रहीम अपने यहां क्या लिखेंगे, रहीम लिखेंगे कि परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ठीक, और 2000 रुपए का फिर विपत्र भी लिखा गया है, ठीक है। तो राम ने विपत्र लिखा, तो विपत्र के लिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रहीम लिखेंगे। इसी प्रकार से रहीम के पास जब जाएगा तो रहीम अपने यहां लिख लेगा राम से अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। ठीक, देय तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया, ठीक है ना। देय तिथि पर रहीम ने विपत्र का क्या किया, भुगतान कर दिया, ठीक है ना। तो रहीम विपत्र का भुगतान कर रहा, तो सबसे पहले हम लोग रहीम के यहां एंट्री कर लेंगे। क्या एंट्री कर लेंगे, उसके यहां उसने जो बिल्स पेबल यानी बीपी को स्वीकार किया था उसका वह भुगतान करेगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, और इसी प्रकार से राम जब विपत्र का भुगतान प्राप्त करेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, इस प्रकार से वो अपनी पुस्तक में एंट्री करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्यापार खाता तथा लाभ हानि खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो व्यापार खाता आपका जो है कि तलपट के बाद बनाया जाता
है। ठीक है ना, जो व्यापार खाता क्या है, ये तलपट के बाद बनाया जाता है आपका। ठीक है ना। तो व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाते में अंतर स्पष्ट करना। तो व्यापार खाते में हम लोग प्रत्यक्ष व्यय दिखाते हैं, लाभ हानि खाते में अप्रत्यक्ष व्ययों का वर्णन करते हैं हम लोग। व्यापार खाते में हम लोग जो है कि प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया दिखाते हैं, जबकि लाभ हानि खाते में प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया नहीं दिखाते हैं। व्यापार खाते से हमको सकल लाभ का ज्ञान होता है, जबकि लाभ हानि खाते से हमें शुद्ध लाभ का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से 4 नंबर की थ्योरी में हम लोग लिख सकते हैं। आपका 6 नंबर क्वेश्चन जो है 2 भागों में बटा हुआ है, आ और बा, और आ और बा भी 2 भागों में बटा हुआ है। आ में है आपका समय व श्रम बचाने वाले किन्हीं 4 यंत्रों का नाम लिखिए। तो कार्यालय में बहुत से यंत्र होते हैं जो वहां काम करने वाले श्रमिकों के समय और श्रम को बचाते हैं। इस प्रकार से आपको कंप्यूटर मिल सकता है, ठीक, कैलकुलेटर मिल सकता है, फोटो स्टेट मशीन मिल सकती है, आपको जो है कि पेजर मिल सकता है। ठीक है ना। तो कार्यालय में बहुत प्रकार के यंत्र होते हैं, लेकिन उनमें से किन्हीं 4 यंत्रों का ही आपको नाम यहाँ पर लिखना है। सूचनार्थ बीजक क्या है ये, ठीक है। सूचनार्थ बीजक को हम लोग कच्चा बीजक भी कहते हैं। जब कोई व्यापारी माल खरीदने से पहले केवल वस्तु का मूल्य जानना चाहता है, तो जो व्यापारी होता है वह एक बीजक बनाता है और बीजक में अनुमानित मूल्य लिख करके व्यापारी को भेज देता है, जिसे सूचनार्थ बीजक कहते हैं और इसे कच्चा बीजक भी कहा जाता है। 6 का बी है, थोक व्यापार किसे कहते हैं, होलसेल। इंग्लिश में से कहेंगे हम लोग क्या, होलसेल। थोक व्यापार, थोक व्यापार वह होता है जिसमें थोक व्यापारी उत्पादकों से अत्यधिक मात्रा में माल को क्रय करता है और क्रय करने के बाद फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचता है, उसे हम लोग थोक व्यापार कहते हैं। बा का सेकंड है, निरख पत्र क्या है, इसे कौन लिखता है। ठीक, निरख पत्र पूछताछ के उत्तर के बदले में जो पत्र लिखा जाता है उसे निरख पत्र कहते हैं। और निरख पत्र जो होता है यह विक्रेता द्वारा वस्तुओं के मूल्य, मात्रा, छूट, कुल मिलाकर के वस्तुओं के बारे में क्या क्या पूछा गया है वो निरख पत्र में विक्रेता लिख करके भेजता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है। इसके बाद है अंतिम खातों से आप क्या समझते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। अंतिम खाते वर्ष के अंत में व्यवसाय की आर्थिक स्थिति जानने के लिए, व्यवसाय का लाभ हानि जानने के लिए, व्यवसाय में संपत्तियों को जानने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उसे हम लोग अंतिम खातों के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, इसके अंतर्गत सबसे पहला व्यापार खाता आता है। व्यापार खाते के अंतर्गत हम लोग जो है कि क्रय, विक्रय और प्रत्यक्ष व्यय को दिखाते हैं, और इसका व्यापार खाते को जब बंद करते हैं तो व्यापार खाते में सकल लाभ या सकल हानि के रूप में हमें परिणाम प्राप्त होता है। व्यापार खाते के शेष को हम लोग लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करते हैं, यानी इसके बाद जो खाता बनाया जाता है लाभ हानि खाता बनाया जाता है। और लाभ हानि खाते में सकल लाभ या सकल हानि को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद जितने अप्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं उनका वर्णन किया जाता है। और फिर इसके बाद में आता है आपका बैलेंस शीट। अंतिम खातों का जो है वो लास्ट है, वो बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट आपका व्यवसाय का सार होता है, व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों को उसमें दिखाया जाता है, हमारी संपत्तियां कितनी हैं, दायित्व कितने हैं, इस प्रकार से इसके अंतर्गत वर्णन किया जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप देखेंगे ये बीजक का है। ठीक है ना। मैसर शिव पुस्तक भवन रामबाग प्रयागराज ने निम्न मार्ग से संतोष एंड ब्रदर्स अमीनाबाद लखनऊ को भेजा। आपको 100 प्रतियां प्रारंभिक बही खाता उसका मूल्य दिया है, 100 प्रतियां व्यापारिक संगठन उनका मूल्य दिया हुआ है, 100 प्रतियां मुद्रा एवं बैंकिंग इनका मूल्य दिया हुआ है, और कुछ शर्तें लिखी हुई हैं। क्रेता को 20% व्यापारिक छूट दी गई। व्यापारिक छूट आप लोग को मालूम होगा, ये वस्तु के मूल्य में से घटा दिया जाता है बीजक बनाते समय ही।
ठीक, 1 माह के अंदर भुगतान करने पे 2% की अतिरिक्त नगद छूट दी जाएगी। और विक्रेता ने इसके संबंध में कुछ व्यय किए हैं, पैकिंग 50 रुपए, ढुलाई 20 रुपए, रेल भाड़ा 35 रुपए, माल सवारी गाड़ी द्वारा भेजा गया, बिल्टी संख्या इसमें दी गई है। इसके संबंध में एक बीजक बनाना है, बीजक का प्रारूप बना लेंगे और प्रारूप में इन तीनों की एंट्री जो है कि सबसे पहले कर लेंगे विवरण में। उसके बाद जो है व्यापारिक छूट 20% माइनस कर दी जाएगी और माइनस करने के बाद जो है कि आप व्यय को जोड़ेंगे, व्यय पहले नहीं जोड़ेंगे, ठीक ना, व्यय को जोड़ेंगे और व्यय को जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आता है वही बीजक का आंसर आपका कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी जमा की चिट्ठी व नाम की चिट्ठी। जमा की चिट्ठी जिसको हम लोग जो है कि क्रेडिट नोट कहते हैं, तो ये बनाई कब जाती है जमा की चिट्ठी? जमा की चिट्ठी जिसको हम लोग क्रेडिट नोट कहते हैं, आपकी जमा की चिट्ठी जो है कि जब विक्रेता के द्वारा बीजक में वास्तविक मूल्य से अधिक रकम लिख दी जाती है। जमा चिट्ठी में क्या है, जब बीजक मूल्य में विक्रेता ने जो बीजक बनाया है उसमें उसने वास्तविक रकम से ज्यादा रकम लिख दी है, तो इसका नोट बना करके वो जो है कि क्रेता को भेज देता है कि भविष्य में जो भी राशि आपकी अधिक हमने ले ली है, भविष्य में कोई भी भुगतान होगा तो उसमें समायोजित कर दी जाएगी। इसी प्रकार से आपकी नाम की चिट्ठी है जिसको डेबिट नोट कहते हैं। डेबिट नोट यानी कि जो आपका बीजक बनाया जाता है उसमें वास्तविक जो भी रकम होती है उससे कम रकम लिखी जाती है, तो भविष्य में यदि ग्राहक लेन देन करता है तो उतनी राशि उसके खाते में नोट बना करके लिख दी जाती है और ग्राहक को भेज भी दी जाती है और भविष्य में फिर उतनी राशि उससे वसूल ली जाती है। ठीक, आपका 9वां क्वेश्चन है जो कि विस्तृत में है, सुपर बाजार क्या है, इसके गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। आप यहां नंबर देखेंगे, नंबर को 2 भागों में बांटा गया है, 2 + 6, यानी सुपर बाजार के बारे में बताएंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा, गुण और दोष के बारे में बताएंगे तो 6 नंबर मिलेगा। सुपर बाजार क्या है? सुपर बाजार एक बहुत बड़ा, एक ही छत के नीचे इसके अंतर्गत कई बाजार होते हैं जिसमें सुई से लेकर के हवाई जहाज तक की वस्तुएं, दिन प्रतिदिन की वस्तुएं, किचन के सामान इत्यादि सब कुछ इसमें प्राप्त होते हैं। और यह जो है कि 1929 और 30 की जो आर्थिक मंदी आई थी, इसका उद्गम अमेरिका में हुआ था। इसके गुण एवं दोष, गुण क्या है इसके सुपर बाजार के, कि पहला तो यह है कि वस्तुएं एक ही स्थान पर आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। दूसरा कि वस्तुएं सस्ती प्राप्त हो जाती हैं और उच्च कोट की वस्तुएं इनके यहां प्राप्त होती हैं और इनके ग्राहक भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक, इनके यहां आप जो है कि किसी प्रकार का तोल मोल नहीं कर सकते हैं। दोष क्या है? सुपर बाजार की स्थापना करने में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, चोरी होने का भय रहता है और इनके यहां जो परिचालन व्यय है वह बहुत ज्यादा होता है। परिचालन व्यय ज्यादा होने के कारण इनको जो है कि काफी पैसे भी व्यय करने पड़ते हैं आपके। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत से पॉइंट इसमें आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में दिया गया, एक व्यापारिक बैंक में ग्राहक द्वारा खोले जाने वाले विभिन्न प्रकार के खातों का वर्णन कीजिए। व्यापारिक बैंक में ग्राहक द्वारा जो खाते खोले जाते हैं, तो ग्राहक द्वारा प्रायः जो है कि चालू खाते जिसको हम लोग करंट अकाउंट कहते हैं, ठीक है ना, बचत खाता सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट सावधि जमा खाता, ठीक ना, उसके बाद आपका जो होता है रिकरिंग आवर्ती जमा खाता खोले जाते हैं और इन सब का वर्णन आप इसके अंतर्गत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, उपयुक्त उदाहरण देकर रेखाचित्र द्वारा उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए। अभी आपको इस हम तालिका के द्वारा आपको इसको बताएंगे। व्यय व बचत से आप क्या समझते हैं? बचत करने के उद्देश्य एवं उसके महत्व को समझाइए। व्यय, व्यय यानी कि आय का वह भाग जो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं उसे हम लोग व्यय कहते हैं। बचत, बचत मनुष्य चालाक है, वो कुछ ना कुछ चीजें भविष्य के लिए बचा करके रखता है। ठीक, तो भविष्य के लिए जो बचा के रखी गई है, क्योंकि भविष्य में अनिश्चित है और भविष्य अनिश्चित होने के कारण मनुष्य बचत करता है। बच्चों की शिक्षा, शादी, विवाह
इन सब के लिए बचत करना बहुत आवश्यक है। बचत करने के उद्देश्य एवं उसके महत्व को समझाइए। आगे कई भागों में बटा हुआ है ये प्रश्न। ठीक, तो बचत करने के क्या उद्देश्य हैं, बचत करने के उद्देश्य एवं बचत महत्व को, इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत दृष्टिकोण। हम बचत व्यक्तिगत दृष्टिकोण से करते हैं, अपने लिए करते हैं। क्या अपने लिए करते हैं? पहला तो ये इसके अंतर्गत हो जाएगा कि आपका वृद्धावस्था, ठीक ना, वृद्धावस्था में अगर हमारे पास बचत रहेगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद है आय में वृद्धि। जो हमारी बचत है वो लगातार बढ़े, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? व्यय को कम करके अपनी बचत को बढ़ाना पड़ेगा, और जब हमारी बचत बढ़ेगी तो हमारी आय में वृद्धि होगी। तो आपका ये हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है व्यय पे नियंत्रण हम लोग रखेंगे। परिवार की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करेंगे, और पूरा करने के लिए बचत क्या है? बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आपका नेक्स्ट आ जाता है कुछ सामाजिक दृष्टिकोण है, और सामाजिक दृष्टिकोण समाज में हम लोग हैं तो उसके लिए भी बचत करना आवश्यक है। पहला है पूंजी में वृद्धि। बचत करने से हमारी पूंजी बढ़ती है, और साथ ही साथ जब पूंजी बढ़ती है तो इससे राष्ट्र हमारा शक्तिशाली होता है। राष्ट्र भी जब शक्तिशाली होता है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, लोगों के जीवन स्तर बढ़ता है, और जब जीवन स्तर लोगों का बढ़ता है तो देश का आर्थिक विकास भी बढ़ता है और लोगों के अंदर आत्मनिर्भरता भी आता है। तो बचत के उद्देश्य एवं महत्व इस प्रकार से आपके हैं। ठीक, आपका अभी हमने बताया था आपको, ये देखिए सीमांत तुष्टिगुण और ह्रास नियम तालिका आपके सामने आई हुई है। ठीक है, और यह भी आपका जो है कि दो भागों में आपका जो ये प्रश्न है इसका जो नंबर है दो भागों में बटा हुआ, यानी आप तालिका बनाएंगे और तालिका के बाद आप जो है कि उसको पेपर पे दिखाएंगे कि ह्रास नियम किस प्रकार से काम करता है। तो आप देखेंगे सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम की एक तालिका बनाई गई, इधर रोटियों की संख्या दी गई है, और इधर आपको सीमांत तुष्टिगुण उपयोगिता कितनी जो है कि उससे उपयोगिता मिल रही है। रोटियों की संख्या यहां 7 तक दी गई है। बहुत भूख लगी हुई है तो पहली रोटी खाने पर जो है उपयोगिता बहुत मिलेगी। ठीक, तो पहली रोटी की इकाई लेने पर देखेंगे सीमांत तुष्टिगुण आपको 40 है। उसी प्रकार दूसरी रोटी खाने पर 30 है। जैसे जैसे रोटियों की संख्या बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से आपके जो है सीमांत तुष्टिगुण में निरंतर कमी आती जाएगी। आप देखेंगे चौथी रोटी खाने पर आपका सीमांत तुष्टिगुण सबसे कम हो गया, और जब आप पांचवी रोटी खाएंगे तो आपको कुछ भी सीमांत जो है तुष्टिगुण प्राप्त नहीं होगा, यानी शून्य प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसके बाद भी अगर आप रोटियों का सेवन करते हैं तो आपको ऋणात्मक तुष्टिगुण उससे प्राप्त होगा, यानी उससे कोई उपयोगिता आपको मिलने वाली नहीं है। तो छठवीं रोटी से देखेंगे -10 और सातवीं रोटी से -20 जो है कि आपको जो है कि तुष्टिगुण आपको प्राप्त हुआ है इस प्रकार से। ठीक, तो इसको ग्राफ में दिखाना है, ठीक ना। तो x और y इस प्रकार से ग्राफ बना लेंगे आप लोग, ठीक ना। और ग्राफ में देख रहे होंगे आप कि ग्राफ में 0 से लेके 50 तक है, क्योंकि यहां तक हमने 40 तक है। ऊपर की संख्या हम लोग प्लस में लेंगे और नीचे क्या करेंगे, माइनस में ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आप पहला देखेंगे, पहले रोटियों की संख्या है, पहली रोटी की संख्या 40 है, तो आप देखेंगे यहां पर पहली रोटी है, इस पे आपको यहां पर 40 दिखाई पड़ेगा सीमांत तुष्टिगुण रेखा। उसी प्रकार से दूसरी रोटी पे 30 है आपकी सीमांत तुष्टिगुण, दूसरी पे आपको जो है 30 दिखाई पड़ेगा। तीसरी रोटी पे देखेंगे 20 है तो यहाँ पे आपको 20 दिखाई पड़ेगा। चौथी पे 10 है तो चौथी पे आपको यहाँ पर 10 दिखाई। इसीलिए पांचवी रोटी पे यहाँ देखिए सीमांत तुष्टिगुण आपका 0 हो गया है आकर पांचवी रोटी, यानी कोई उपयोग। लेकिन इसके बाद भी आप सेवन करते हैं छठवीं रोटी का तो आप देखेंगे माइनस में। छठवीं रोटी क्या हो गए आपका माइनस में, यानी ग्राफ में आप नीचे की ओर आ जाएंगे तो -6 और सातवीं रोटी -20। ठीक है, इस प्रकार से एक सीधी रेखा में लाइन बना देंगे। इसके द्वारा आप देख सकते हैं कि आपको धनात्मक, ऋणात्मक और सीमांत तुष्टिगुण को ग्राफ के द्वारा आप प्रदर्शित कर सकते हैं सीमांत ह्रास नियम को। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने बताया था कि आपका जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, आप देख रहे हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग
बैलेंसेस रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपके पास ये सूचनाएं दी गई हैं। कैपिटल, क्रेडिटर, रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स, बीपी, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स, ड्राइंग, परचेज, रिटर्न इनवर्ड। इधर दिया गया वेजेज, बैंक, रिपेयर, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, कैरेज, आपका फ्यूल एंड पावर दिया गया है। और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके लिए, देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 14,500, डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाई 4,000, राइट ऑफ बैड डेट्स 5,000, सम ऑफ 400 इज ड्यू फॉर रिपेयर। ये ड्यू फॉर रिपेयर आपका आउटस्टैंडिंग है, ठीक। और जो भी जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, इनकी एंट्री हम लोग जो है कि 2 बार करते हैं। या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होती है, या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस से, और उसके बाद उसकी एंट्री हम लोग फिर कहाँ करते हैं, बैलेंस शीट में। यानी आपको जितनी भी एडजस्टमेंट दी गई इसकी 2 बार एंट्री आपको करनी है, ठीक। आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन इसका बना हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक लेंगे। यहाँ से ओपनिंग स्टॉक अभी हमने बताया था आपको 20,000 डेबिट में लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हम लोग परचेज लेंगे। परचेज आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। परचेज आपका है कि 1,05,000 दिया गया है, यहाँ से परचेज ले लेंगे। और परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड क्रय वापसी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, रिटर्न आउटवर्ड क्रय वापसी 5,000 माइनस कर देंगे। हमारा जो परचेज आ गया 1 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद हम प्रत्यक्ष व्यय लेंगे। हमारे पास कौन कौन से प्रत्यक्ष व्यय हैं हम लोग लाइन से देखेंगे, कोई भी व्यय छूटने नहीं पाए, इसके लिए क्या करेंगे, वो लाइन से जाएंगे। तो आप देखेंगे वेजेज आपको यहां दिख रहा है, वेजेज 50,000, इसके साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपका है 8,000। उसके बाद आपको कैरेज मिलेगा, कैरेज भाड़ा जो कि सीधे क्रय से संबंधित होता है, कैरेज 1,500। फ्यूल एंड पावर यानी कि जिसके बिना हम लोग उत्पादन नहीं कर सकते, 1,000, ठीक। आपका क्रेडिट साइड में सेल्स मिलेगा, और सेल्स में से सेल्स रिटर्न हम लोग माइनस कर देते हैं। सेल्स 1,64,000 है। उसमें से रिटर्न इनवर्ड जिसको हमने अभी आपको बताया था, सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे 3,000, आपका सेल्स हो जाएगा 1,61,000, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक आपका एडजस्टमेंट की एंट्री है, इसको 2 बार करेंगे। एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग शो करेंगे, उसको फिर बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक आप यहां पे देख सकते हैं 14,500 आपको दिखाया गया है, ठीक है ना। अगर ये तलपट के अंदर दिया गया है, ट्रायल बैलेंस में दिया गया है ऊपर, तो इसको डायरेक्ट हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे ये ट्रेडिंग अकाउंट आपका जो है कि कंप्लीट हो गया है। आप देखेंगे यहां पर एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हैं 1,80,000, ठीक है ना। और इसमें से क्रेडिट साइड का टोटल हमने माइनस किया है, तो हमें बैलेंसिंग फिगर जो है ग्रॉस लॉस के रूप में 5,000 प्राप्त हुआ है, ठीक। अब जो आपका ये ग्रॉस लॉस आया हुआ है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे आप, जो आपका ये ग्रॉस लॉस आया हुआ है, इसको आपको डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर यहां पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता, ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट होता तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलर में यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय हैं, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष व्यय हम लोग यहां पे देख लेते हैं कौन कौन से अप्रत्यक्ष व्यय हैं। अभी हमने आपको बताया था अप्रत्यक्ष व्यय के बारे में। आप देखेंगे अप्रत्यक्ष व्यय यहां से रिपेयर आपको मिल जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस मिल जाएगा, बैड डेट्स मिल जाएगा। ये आपके कैसे व्यय हैं, अप्रत्यक्ष व्यय हैं। और ध्यान रखेंगे आप, एक बैड डेट्स आपका यहां दिया हुआ है, ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस में, और दूसरा बैड डेट्स यहां दिया हुआ है 5,000, ठीक है ना। दोनों को एक साथ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। तो आप इधर देख सकते हैं ग्रॉस लॉस को हमने ट्रांसफर कर लिया था, रिपेयर 5,000 है, ठीक है ना। और रिपेयर के साथ हमारा आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि हमने पे नहीं किया है, हमको पे करना है, आउटस्टैंडिंग है। तो हमारा कितना हो गया, रिपेयर 9,000 हो गया, रेंट 4,000, मिसलेनियस आपका 7,000 है, बैड डेट्स आपका कितना है 2,000। और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट के रूप में आपको दी गई थी वो कितना है आपका 5,000 है, टोटल करके दिखा दिया हमने। अब जो आपको जो एडिशनल ये बैड डेट 5,000 आया, इसको हम लोग बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर
एडजस्टमेंट में दिया गया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, दो जगह दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, हरास जिसको हम लोग कहते हैं, मशीन पे हरास लगाया गया, आपको हमने बताया था, अभी यहाँ पे दिखा देते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आएंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 4000, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जो है कि प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, ठीक है ना, लास्ट एंट्री के रूप में आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक। एडिशनल डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 4000 टोटल किया तो आप देखेंगे क्रेडिट साइड में हमारे पास कोई भी जो है कि मदे नहीं है, ठीक है ना। तो हमने टोटल किया प्रॉफिट एंड लॉस में 27,900, यानी कि नेट लॉस हो गया हमारा, ये क्या हो गया, नेट लॉस 27,900 रुपए का लॉस हो गया। और जो आपका नेट लॉस ये आया हुआ है इसको हम लोग आर्थिक चिट्ठे यानी बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक। बैलेंस शीट इसमें ठीक से नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस तक देखिए आराम से, ट्रेडिंग अकाउंट तक, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा, ये देखिए आपका बैलेंस शीट अब साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। बैलेंस शीट में आप जो है कि देख सकते हैं, आपका बैलेंस शीट दो भागों में बटा होता है, लायबिलिटी एसेट्स, यानी एक पक्ष आपका दायित्व कहलाता है, दूसरा पक्ष आपका क्या कहलाता है, एसेट्स यानी संपत्ति कहलाता है। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम लोग पूंजी लिखेंगे जिसको कैपिटल कहते हैं, ठीक ना। कैपिटल में अगर हमारा नेट प्रॉफिट होता है तो उसको ऐड कर देते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या यहां पे आया हुआ था, नेट लॉस हुआ था, तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग ड्राइंग माइनस करेंगे, ड्राइंग को हम लोग आहरण कहते हैं। आहरण क्या होता है आप लोग को मालूम है पहले से, व्यापारी जब अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से कुछ धन या माल निकाल लेता है तो उसको हम लोग आहरण कहते हैं। अगर माल निकालता है तो उसको हम लोग परचेज में से माइनस कर देते हैं, अगर धन निकालता है तो उसको पूंजी में से माइनस हम लोग कर देते हैं, ठीक। तो आप देखेंगे ड्राइंग 10,000 माइनस किया गया, नेट लॉस 27,900 माइनस किया गया, और अब व्यवसाय में हमारी कैपिटल है कितनी, 62,100। हमारे पास करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स लेनदार 12,000, बिल्स पेबल, ठीक, दे बिल जिसको कहते हैं 5,000, और आउटस्टैंडिंग अभी हमने आपको आप एडजस्टमेंट में बताया था, ठीक ना, पे करना था लेकिन उसने पे नहीं किया है अभी, तो ये हमारा दायित्व है, भविष्य में कभी ना कभी इसको पे करना है, तो 4,000 हमारा आ गया। इसके बाद हमारे कुछ फिक्स एसेट्स हैं, आप देखेंगे यहां पर फिक्स एसेट्स हैं जैसे, ठीक ना, फिक्स एसेट्स स्थायी संपत्तियां, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपए की है, और आपने एडजस्टमेंट में देखा था कि मशीनरी पर 4,000 जो है कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। डेप्रिसिएशन क्या होता है, उस मशीन के मूल्य को कम कर देता है, ठीक। तो 40,000 में से 4,000 माइनस करके 36,000। करंट एसेट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन था, इस कारण से उसको दो जगह दिखाना है। सन्ड्री डेटर्स 24,000 रुपए, 24,000। और आपने एडजस्टमेंट में देखा था कि वर्ष के अंत में 5,000 रुपए का बैड डेट्स हो गया, यानी ये भी डूब गया, ठीक है। तो 24,000 में से 5,000 रुपए के देनदार से मिलने की संभावना नहीं है, तो उसको माइनस कर दिया गया। अब हमारे पास डेटर्स 19,000 यानी 19,000 के हैं। और लास्ट में हमारा बैंक है, बैंक 10,000 का है। और बैलेंस शीट का जब दोनों पक्षों का टोटल करेंगे तो आपका दोनों पक्षों का टोटल बराबर आना चाहिए, यानी यहां पे देख रहे हैं 79,500 और 79,500 आपका बैलेंस शीट आया हुआ है। यानी इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन के आपको प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपको जो है कि बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों आपको हमने जो है कि कॉमर्स के पेपर के बारे में बताया है, इसको आप लोग भी केयरफुली देखिएगा, बहुत सी बातें इसमें हैं। नेक्स्ट टर्न फिर हम लोग मिलेंगे, ठीक है, धन्यवाद।